नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो की खास सीरीज टीएनएस लाइब्रेरी में, जहां हम एक बुक लेते हैं जो मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है और उसकी जो है रिव्यू करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि पूरी बुक की समरी आपको आधे घंटे के शो में समझ में आ जाए कि उस किताब में लिखा क्या गया है और उसकी लर्निंग्स क्या है जो अपनी आप डेली लाइफ में जब आप मार्केट इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी को समझने के लिए करते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकें। और इस काम में हमारी मदद करते हैं मेरे दोस्त रज़ा खान, जो बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत किताबें पढ़ते रहते हैं और हर 15 दिन में एवरी फोर्टनाइट हम लोग एक किताब आपके लिए पेश करते हैं। तो आज भी इनका दावा है कि बहुत ही दिलचस्प किताब लेके आए हैं। अब देखते हैं आज इन अपने दावे पे कितना खरे उतरते हैं। तो रज़ा भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज कौन-सी बड़ी धांसू किताब लेके आए जिसका आप बहुत बता रहे थे कि इतना तूफ़ानी किताब है ये? तो नीरज जी, पहले तो नमस्कार, दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। आज की जो किताब है इसका नाम है अपना द रोड टू रूइन। नाउ ये बुक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऑथर हैं बहुत ही सेंसेशनल क्लेम्स इसमें इन्होंने, नॉट जस्ट द क्लेम्स बट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, डिटेल्स विथ रूल्स रेगुलेशंस ऑल इन प्लेस। ये कुछ दिलचस्प इन्होंने बहुत बातें बोली है इस किताब में। और इनका कहना है कि जैसे बुक का नाम सजेस्ट करता है रोड टू रूइन, तो अगर आप लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है बर्बादी की ओर। हुँ, तो उनका ये कहना है कि जो अभी जियोपॉलिटिकल, मैक्रो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सिनेरियो, डेट, लेवरेज, जितनी भी सिनेरियो जो चल रहे हैं, इसके चलते हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पे कि क्राइसिस तो होते आ रहे हैं, लेकिन जो अगली क्राइसिस आएगी वो बहुत हुँ, ही खतरनाक रहेगी। आप सोच हुँ, भी नहीं सकते। वो बोलते हैं कि उस क्राइसिस के सामने जो फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, उसके सामने ये 2008 का जो अपना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स वाला, डॉट कॉम बस्ट हुआ था, उसके पहले जो भी ग्लोबल करेंसी क्राइसिस हुए थे, बोले कि वो बिल्कुल छोटे-छोटे लगेंगे इनके सामने। तो हुँ। उसके बारे में उन्होंने, हाँ जी, बहुत ही दिलचस्प इसमें बातें की हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है नीरज जी कि इसमें इन्होंने रूल्स और रेगुलेशन जो एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम फ्रेम हुए हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसमें जल्दी से अब, क्योंकि थोड़ी-सी लंबी बुक है, बट आई विल ट्राई टू क्लोज़ इट विथिन 30-35 मिनट्स। सो यस। अ जी, तो इसका जो पहला चैप्टर है, दिस इज़ द एंड। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं इनकी मीटिंग हुई थी। असल में इनकी डॉटर हैं एक, वो भी बड़ी रिनाउंड, वो सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग उस फील्ड में है। इनकी हुँ, 3 लोगों की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में जो ब्लैक रॉक, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसीज़ इन द वर्ल्ड, हुँ, उसकी जो एक ट्रबल शूटर होती है, एक लेडी हैं हू इज़ सपोज़िडली द ट्रबल शूटर फॉर ब्लैकरॉक, उनके गवर्नमेंट अफेयर्स और वो सब काम देखती हैं वो। और हुँ, वो जो उनके सीईओ चेयरमैन हैं लैरी फिंक, उनकी शी इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड एडवाइज़र्स, तो उसके साथ में मीटिंग हुई। तो जब मीटिंग हुई तो उन्होंने इनसे बात की, बोले कि क्योंकि ये जो बुक लिखी गई थी 2016 की है, तो ये आई थिंक इनकी जो मीटिंग हुई थी 10, 11, 12 के आस-पास में हुई थी, 2010, 11, 12, तो उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था। और आपको याद होगा कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, नीरज जी, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन आए थे 2008 के बाद में, सो दैट कि आगे इस टाइप की क्राइसिस ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सब रूल्स रेगुलेशन आए थे, जिसमें कि एक आया था जीसीफी करके कहलाता था वो क्राइसिस। यानी वो हुँ, जीसीफी, यानी वो जो रूल था, तो ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे टू बिग टू फेल वाले होते हैं, अपने यहाँ पे भी हुँ, बना हुआ है। जैसे जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, उनको फेल कैसे नहीं होने दिया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट रेगुलेशन में रखा जाए। तो उसमें जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे उनको पता था कि भाई जितने बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स ला ही रही है। बट वहाँ पे मीटिंग में वो लेडी जो थी थोड़ी-सी स्ट्रेस में लग रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आपको क्या टेंशन हो रही है? तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हम लोगों को गवर्नमेंट बोल रही है, या यूएस गवर्नमेंट की बात हो रही है, कि हुँ, गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि भाई हम आपको भी सिस्टमिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें लाना चाहती हैं। वी वांट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग। तो उसने बोला कि यार, बिकॉज़ हम तो बैंक है नहीं। हुँ, एएमसी जो है वो बैंक नहीं है, तो आप हमारे ऊपर रूल जो भी आप बोलते हैं हम इम्पोज़ करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि एक सबसे बड़ी टेंशन की बात ये हो रही है कि दे आर सजेस्टिंग, द गवर्नमेंट इज़ सजेस्टिंग दैट वी विल नॉट अलाउ द एएमसीज़ एनी रिडेम्पशन। हम आपको जो क्लाइंट के पैसे रखे हैं, क्लाइंट के शेयर हैं, आपके जो फंड्स हैं, वो हम आपको रिडेम्पशन करने नहीं देंगे। सो ओके। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जी हाँ, नीरज जी, इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि ग्लोबली नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है,
जब भी क्राइसिस होगी तो उस समय सरकारें पूरे के पूरे सिस्टम को फ्रीज कर देगी। आप ना ट्रांजैक्शन अलाउड होंगे, ना आप मनी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ना बैंक में ट्रेड कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे फ्रीज हो जाएंगे एंड देन इट विल डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट कि आपको कितना पैसा वो यूज करने देते हैं, कितना पैसा यूज करने नहीं देते हैं। और इसके एग्जांपल उन्होंने कोट करके बताया कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। साइप्रस, ग्रीस, जितनी भी एक कंट्रीज हैं वहां पे, लेबनान में हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, ग्रीस, साइप्रस, लेबनान, यहाँ पे जब भी ग्लोबल यानी इम्पैक्ट आया, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, यहाँ पे बैंक्स बंद कर दिए गए हैं, एटीएम बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी की पूरी कंट्रोल में ले ली है। कई बार तो यहाँ पे जैसे बेल आउट हुए हैं ना। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी नीरज जी यहाँ पे, तो एक तो उन्होंने बताया कि ये गवर्नमेंट का ये प्लान है और ये सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं रूल बाय रूल। दूसरा, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, आपने जैसे फ्रीज कर दिया, आपने लोगों को पैसे निकालने नहीं दिए, अभी तक बेल आउट होता था। इसमें एक नए टर्म उन्होंने, ऑथर ने बताया है कि जो कि G20 से अप्रूव हो चुका है, G7 G20 से वो अप्रूव हो चुका है। दैट टर्म इज कॉल्ड बेल इन। ओके। अगली बार सरकार बेल आउट नहीं करेगी टैक्स पेयर मनी से, इट विल बी बेल इन। दैट मीन्स जो डिपॉजिटर जिनके बैंक में अकाउंट हैं उनके पैसे से ही बैंक के डेट को बेल इन किया जाएगा। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेल इन। जो अंदर में पैसा लगा हुआ है उससे ही बैंक को बेल आउट किया जाएगा। इट विल बी अ बेल आउट बट इट विल नॉट बी यूजिंग द टैक्स पेयर्स मनी। सो दैट डिस्टिंक्शन आप समझिए, वो चीज को उन्होंने बताया हुआ है। और इसके बारे में जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बताई है ऑथर ने, और कि एक इन्होंने बुक का मेंशन किया हुआ है कि बचपन में जैसे बुक हम पढ़ते थे, कोई कैट्स क्रडल करके बुक थी, मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन उस कैट्स क्रडल बुक में एक जो साइंटिस्ट होता है उसने एक आइस 9 करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है। वो आइस 9 मॉलिक्यूल से क्या होता है, जब भी वो वाटर के टच में आएगा मॉलिक्यूल, वो वाटर फ्रीज हो जाएगा। उन्होंने इस जी, तो अगर जैसे जैसे वाटर टच में आता जाएगा वाटर फ्रीज होता जाएगा, लेकिन वो कनेक्टेड रहेगा तब फ्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि थ्रू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड करेंसीज विल बी द डिजिटल फॉर्मेट में। आपके जो भी जमा रहेंगे पैसे वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेंगे ना। डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं तो क्या फायदा होता है, आप जब भी सरकार चाहे वन उसको क्लिक। फ्रीज, एक क्लिक में पूरा का पूरा फ्रीज हो सकता है। और यही चीज उन्होंने ब्लैक रॉक को भी बोला था कि भैया हम चाहते हैं कि आप भी इस रूल के अंदर आए और हम रिडेम्पशन बंद करवाएंगे, जिसके कारण वो बड़े टेंशन में थे। और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ग्रीस का, लेबनान का, तो ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं हुई हैं, ये कुछ कंटिन्यूअसली हो चुकी है। और 2008 के बाद में नीरज जी जैसे ही रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, ये पूरे की पूरी डिजिटलाइजेशन की तरफ, अगर आप देखो तो डिजिटल करेंसी की तरफ पे फोकस गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट चाहती है, सभी गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर, और यहाँ तो खासकर यूएस गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे द बुक इज प्योरली फोकस्ड ऑन द यूएस गवर्नमेंट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सब गवर्नमेंट, जैसे G20 की बात इन्होंने मेंशन की है, G7 की बात की, वहां पे रूल्स रेगुलेशन जो ग्रेजुअली धीरे धीरे आते जा रहे हैं वो इस तरह है कि पूरे के पूरे एसेट्स आपके डिजिटल फॉर्म में रहें, ग्लोबल कंट्रोल रहे, सरकार का कंट्रोल रहे। एंड एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं मैं, जैसे कि अपना 2008 जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस के बाद में एसईसी का रूल एक इम्प्लीमेंट हो चुका है नीरज जी, जो कि ऑथर ने बुक में लिखा हुआ है कि मनी मार्केट फंड्स वो कैन नॉट सेल इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स। ओके। जी हाँ, एक स्पेशल इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हुआ एसीसी ने वहां पे, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, जिसके तहत वो आपके एसेट्स को इंक्लूडिंग द मनी मार्केट फंड, यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं कर रहे, ना बैंक की बात कर रहे, यहाँ मनी मार्केट फंड भी फ्रीज हो जाएंगे। दैट पावर, जी, दैट पावर हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। और ऑथर ने ये लिखा है कि भाई हम सब ने सिग्नेचर करके उस पेपर पे अप्रूवल दे रखा है, हमें पता ही नहीं है। होम लोन का डॉक्यूमेंट आज तक आपने पढ़ा है? नहीं। 110 पन्ने में आप सिग्नेचर करते हैं, वो आपको पता ही नहीं होता लिखा क्या हुआ उसमें। एग्जैक्टली इन दिस सिमिलर फैशन दिस हैज आल्सो हैपेंड। और इसके दो उन्होंने बताया नीरज जी। एक ऑब्जेक्टिव है सरकार का टू एलिमिनेट कैश फ्रॉम द मार्केट। आपका जैसे कैश एलिमिनेट होता है तो डिजिटल में आ गया ना, बैंक में आ गया वो। राइट। दूसरा क्या करते हैं, जैसे कि एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का एक फिलॉसफी होती है, आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड में, यूएस में, कई टाइम पे, बहुत टाइम पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आए थे। जापान में। जापान में तो कंटिन्यूसली चल ही रहे थे। वहां पे क्या होता है, आप कैश नहीं रखते बाहर, आप बैंक के अंदर पैसे रखते हैं, क्योंकि अगर बाहर रखते हैं तो उसकी तो वैल्यू खत्म होती जा रही है ना।
आप चाहेंगे कि यार चलो ठीक है, बैंक में कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है, या नहीं भी मिल रहा तो कुछ भी है, बैंक में पैसे तो सेफ है अपने। अदरवाइज बाहर रहेगा तो उसकी पैसे तो खत्म होते जा रहे हैं, आपकी वैल्यू खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स। सो राइट। दीज आर द टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट टेक्स, जिसके थ्रू आप पैसे बैंक में जमा करेंगे, डिजिटल करेंसी आएगी, एंड ये रूल्स इंप्लीमेंट होते जा रहे हैं। 2014 में ईसीबी ने किया था, ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने किया था, स्विट्जरलैंड ने 2015 में किया था, जापान ने 2016 में किया। इनफैक्ट एक ऑथर ने मेंशन किया है कि जेनेट येलन जो फेड की चेयरपर्सन होती थी, उन्होंने एक बार 2017-18 के आसपास में उन्होंने हाउस कमेटी की हियरिंग में उन्होंने बोला हुआ था कि हम प्लान कर रहे हैं कि यूएस में भी जीरो इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लोर किया जाए। मैं आपको कुछ फुटकर एग्जांपल बताऊं इसके। जैसे जी भारत में कभी कोई छोटा मोटा सरकारी ई बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जब डिफॉल्ट करता है तो उसमें फ्रीज लग जाता है कि अब आप 2,000 रुपए से ज्यादा यस, नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक ये है। दूसरा, आपने चाइना में तो कई बार शॉर्ट सेलिंग पे लगातार बैन चलता ही रहता, मार्केट बहुत गिरा तो शॉर्ट सेलिंग बैन। जी सबसे अच्छा एग्जांपल कोविड टाइम में हुआ था। कोविड जी जब हुआ तो उसको माना गया एक्ट ऑफ गॉड, जी और हर कंपनी ने साइन कर रखा। जो आपने कहा ना 25 पन्ने आप साइन करते हो, पढ़ते नहीं फाइन प्रिंट, उसमें एक्ट ऑफ मेजोर लिखा हुआ था। उस एक्ट ऑफ मेजोर का मतलब फोर्स मेजोरे। फोर्स मेजोरे ये मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड अगर हुआ जी तो आपसे कोई वसूली नहीं होगी। तो किराए नहीं दिए, बहुत सारी सरकारी कंपनियों ने पैसे नहीं दिए जी क्योंकि फोर्स मेजोरे हो गया। और आप पढ़ते नहीं, कभी आप साइन करते हैं। होम जी लोन भी आप जब लेते हैं तो 20 पन्ना जो आप साइन करते हैं उसको कभी पढ़िए कि हो सकता है बैंक आपसे कहे 24 घंटे में पैसे वापस करो। बिल्कुल। सो ये सारी चीजें इन प्लेस हैं, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो ये हो सकता है। जी, और नीरज जी इसके मैं आपको 2-3 आपने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया। इसके बाद में आपको और कई सारे जो तो एग्जांपल जैसे हमने बैंक के लेबनान, ग्रीस और यहाँ के वो जो बात की थी, वहाँ को छोड़ कर के अगर आप देखिए तो ग्लोबली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे क्या हुआ था 1914 की बात है जब वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इशू किए, लोगों से गोल्ड ले लिए, उसके बदले में उनको बॉन्ड दिए कि भाई। और उस समय तो पेट्रिज्म था, लोगों ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, सरकार हमारे लिए अच्छे लिए कर हमारे भले के लिए कर रही है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, लड़ाई में हमारे को भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। उस समय उन्होंने गोल्ड लेना चालू किया, लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, तो जो उस समय यूएस सबसे रईस देश होता था, तो यूएस के पास भी लोगों ने अपने शेयर पूरे के पूरे जो इन्वेस्टमेंट थे अलग अलग कंट्रीज के, वो वहां के स्टॉक मार्केट में उन्होंने बेची, अपने अपने पैसे लिए, गोल्ड अपने पास में जमा किया। तो जो सरकारें हैं वो एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम वो गोल्ड को अपने पास में रखते गई हैं, लोगों को यानी करेंसी दे दिया, आपको पेपर करेंसी दे दिया, लेकिन गोल्ड अपने पास में रखते गई है। और आप ये देखिएगा कि 2000 ये सॉरी 1914 में ये हुआ। उसके बाद में 1933 में आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जब बैंक बंद किए थे, और गोल्ड का उन्होंने जो उस समय किया था कि गोल्ड मैंडेटरी कर दिया था कि रेसिडेंट्स जो कि अपने कंट्री के रेसिडेंट्स हैं वो गोल्ड नहीं रखेंगे। अगर आप गोल्ड रखे पाए गए तो आपको $10,000, उस समय का $10,000 जो आज की डेट में $2 लाख के मोटा मोटी बनता है, और 10 साल की जेल। तो सब लोगों ने लाइन में लग के पूरा का पूरा गोल्ड जमा कर दिया था। ये 1934 की बात है। अच्छा, उसकी बात छोड़िए, 1934 के बाद में आप देखिएगा कि 1970 में जब रिचर्ड निक्सन आए, उन्होंने गोल्ड से पार्ट किया था डॉलर को। जी, उस समय भी आपने देखिए कि गोल्ड जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने पास जमा करते गई है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट और इसमें लिखा हुआ है इसमें नीरज जी ऑथर ने, कि जब 1914 जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, इन दोनों टाइम पे सरकार ने थ्रू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन गोल्ड अपने पास रख लिए थे। और लोगों की जो बताया था मैंने आपको, पेपर करेंसी दी थी। सो गोल्ड का एक्यूमुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता रहा है, और आगे भी ऑथर ने बोला है कि होता रहेगा, क्योंकि गोल्ड इज द रियल करेंसी, दैट इज द रियल मनी। बाकी जो करेंसी है वो मेरा ठीक है, नाम के लिए चल रही है, फिएट करेंसीज हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्टीमेट वैल्यू जो है वो गोल्ड की है। तो अगर आप वो आइस 9 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप दिमाग में सोचें, तो आइस 9 1919 1934-35 ब्रेंटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय 1944, जबकि यूएस का जो डॉलर को गोल्ड के अगेंस्ट में पेग किया गया था,
डॉलर पूरे मार्केट में फ्लड कर दिया गया था, गोल्ड पूरा यूएस के पास में आ गया था। तो आप देखिए 44 में, उसके बाद 1971 में, एवरी स्टेप गवर्नमेंट गोल्ड जमा करती गई है, आपको पेपर ऑफिशियल करेंसी देती गई है। सो जो अब ये डिजिटल, अब फोकस क्या है, जैसे कि एक ब्रिस्बेन में 2014 में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी पोस्ट 2008, ब्रिस्बेन में G20 की मीटिंग हुई थी। तो वहां पे ओबामा साहब और मार्केल जो चांसलर थी जर्मनी की, उनका जर्मनी। कम्युनिक निकला हुआ है। जी हाँ, उनका कम्युनिकेशन निकला हुआ है, जो ऑफिशियल कम्युनिक निकलता है, उसमें बोला गया है कि भाई ग्रेजुअली हमारा शिफ्ट और फोकस जो होगा वो टुवर्ड्स मोर ट्रांसपेरेंसी, towards more control, towards tax compliance, against the evasion। Now इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि धीरे-धीरे सबको सिस्टम के अंदर लाया जाए, डिजिटल में लाया जाए, सो दैट जब हमको जरूरत पड़ेगी, तब उस समय फ्रीज कर दिया जाए। वन क्लिक में। एक क्लिक में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल। वन क्लिक में किया ना, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रूस की सारी जो डिपॉजिट थी उसको फ्रीज कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। रूस ने जब बॉन्ड खरीदे होंगे यूएस के, तो उस समय उसने जो साइन किए होंगे उसमें लिखा रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, और उन्होंने कर दिया। नीरज जी, इसका एक मैं रूल बताता हूँ, जैसे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल का इसके बारे में ऑथर ने बुक में लिखा हुआ है कि जब 9/11 हुआ था यूएस में, तो एक पेट्रियट एक्ट आया। तो उसमें क्या है, किसी भी पकड़ के चलो, अंदर कर लो, इन्वेस्टिगेशन के लिए नेशनल सिक्योरिटी है और ये सब है। उसमें फेडरल रिजर्व और एसईसी ने एक रूल डाला था कि बैंक के मर्जर एक्विजिशन का भी अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। उन्होंने रोक रखा था, फ्रीज। तो आज की डेट में भी बैंक मर्जर अप्रूवल का परमिशन उनके पास में जाना पड़ता है कि भाई अप्रूवल देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी उनकी मर्जी है। वो बोलते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, देन फॉरेन हैंड को एलिमिनेट करने के लिए हम ये रूल अपने पास में रख रहे हैं। सो आप ये देखिए कि उस एक्ट को कैसे यूज किया गया है, और आगे फ्यूचर में, अच्छा ये रूल जो इंप्लीमेंट हुए थे, पेट्रियट एक्ट और जितने भी 2014, 9, 7, 10 में जो रूल इंप्लीमेंट हुए हैं, वापस कभी नहीं गए हैं। वापस नहीं गए कभी। 1971 में निक्सन साहब ने स्पीच में आके, लाइव रिकॉर्डिंग मैंने तो टीवी पे, यूट्यूब पे भी देखा हुआ, स्पीच में बोला था कि टेम्परेरली वी आर डिस्कनेक्टिंग द डॉलर फ्रॉम द गोल्ड, टेम्परेरली। और वो आज वो तक सब चल रहा आज तक वो रूल चल रहा है। तो सिमिलरली ये पेट्रियट एक्ट मैंने जो बताया, है। 2014 में जो बना है, 2013 में जो जितने रूल्स रेगुलेशन है, ये 2008 के बाद बने हैं, पूरे के पूरे ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं, और ये प्रोसेस चल रहा है पूरा का पूरा। स्टेट ऑफ इमरजेंसी में, ये यूएस जो है 9/11 के बाद में स्टेट ऑफ इमरजेंसी में था नीरज जी, अभी तक वो रूल चल रहा है। यस, अभी तक वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी में ही है। ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है, तो जिस दिन भी चाहे, ऑथर ये बोलते हैं जिस दिन भी चाहे वो ये सब रूल को क्लिक ऑफ अ बटन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपने बताया है। और इसका एग्जांपल है आपके सामने, ग्रीस, लेबनान, साइप्रस, वो पूरे एग्जांपल हैं। तो नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, जहां पे वन मनी वन वर्ल्ड वन ऑर्डर करके एक है, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। इसमें नीरज जी, ऑथर ने ये बताया कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दिया इन्होंने, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी आई थी स्पेक्टर। तो स्पेक्टर में आप देखिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्लोबली ऑपरेट करती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव आके ऑपरेट करते हैं। तो बोलते हैं ऐसे ही, अब जैसे मीडिया वालों का एक कॉन्फ्रेंस होता है, बुक में इन्होंने लिखा हुआ है, कोई एलन एंड कंपनी सन वाली कॉन्फ्रेंस होती है यूएस में। फाइनेंशियल वालों का आपको तो सबको पता है, जैक्सन होल में व्योमिंग वाली कॉन्फ्रेंस होती है। म्यूनिक की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, और डावोस में होती है आपकी बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बोले कि जो ग्लोबल एलिट हैं, जितने भी बिलियनर्स एंड पॉलिसी मेकर, जितने भी ग्लोबल एलिट हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। इनके रूल्स रेगुलेशन, इनके जो भी थॉट प्रोसेस है, पूरे यहाँ फ्रीज होते हैं, और यहाँ से जो कम्युनिकेशन निकलता है फॉर द लार्जर ऑडियंस। अब आप क्या है, आप कम्युनिकेशन देखते हो, आप कुछ नहीं समझते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज इतनी उसकी पॉलिश सोफिस्टिकेटेड होती है, आपको कुछ नहीं होता, पता होता है, वो बिल्कुल वो आपका होम लोन का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि आप बिना देखे साइन कर देते हो। लेकिन रियल में क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल एलिट डिसाइड कर रहा है, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, वो पूरे के पूरे इंप्लीमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू दे मीट, वहां पे आइडिया का जनरेशन होता है, आइडियाज का शेयरिंग होती है, एंड देन दे डिसाइड हाउ टू इंप्लीमेंट दीज रूल्स। एंड आप देखिएगा एक और चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऑथर ने बोला हुआ है कि ये रूल्स रेगुलेशन ग्लोबल एलिट्स जो होते हैं, विच मीन्स द पॉलिसी मेकर्स, बिलियनर्स एंड द पैसे वाले, इनके रूल बन गए होते हैं। दे वेट फॉर अ क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक।
ओह। तो नॉर्मल कोर्स में नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अगला जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होगा जहां पे ग्लोबल फ्रीज लगेगा, जो ऑथर बोल रहे हैं, हम्म, उसमें उनका कहना है कि रूल्स रेगुलेशन पूरे बन के तैयार हो चुके हैं। वो G7 की मीटिंग हो, G20 की मीटिंग हो, वो ग्लोबल करेंसी हो, चाहे गोल्ड का कलेक्शन हो बाय द सेंट्रल बैंक्स एंड एवरीथिंग, वो पूरा ऑलरेडी हो चुका है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑलरेडी इन प्लेस। द ग्लोबल एलिट्स विल वेट फॉर अ क्राइसिस टू हैपन। जब वो क्राइसिस होगी तब वो रूल इंप्लीमेंट करेंगे, और तब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट तो हमें बचाने के लिए रूल कर रही है, ला रही है। पहले एंड से दिस इज बने हुए। वर्ल्ड वार। हाँ, ये ग्लोबल पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को लेकर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम्म, मतलब बंदूक तान के खड़े पे शिकार सामने आना चाहिए। यस यस, वेट कर रहे हैं कि जब कि यहाँ पे आओ। आएगा तो मैं शूट करूंगा। अच्छा, ये दावोस वाली मीटिंग में तो बहुत सारे लोग जाते हैं। आप तो मतलब जी काम हाँ कर चुके, क्या करने जाते हैं वहां पे दावोस में ये? भाई, इन्होंने साफ साफ बुक में लिख दिया है कि ये डिस्कशन करने जाते हैं। और देखिए एक चीज ये होता है ना नीरज जी की, वो ग्लोबल एलिट को पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि प्लानर हम्म, एग्जीक्यूटर वही हैं। तो वहां पे आप देखिए ग्लोबल पॉलिसी एलिट भी जा रहे हैं, और हम्म, वहां पे आपके बिलियनर्स भी जा रहे हैं जो इस ग्रुप में हैं, इन्वॉल्व हैं, वो पूरे जा रहे हैं और उन्हें पता है। और तभी आप देखिएगा कि जब भी कोई क्राइसिस होती है तो रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। हम्म, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही तैयार हैं उस शॉक को झेलने के लिए, वो प्रिपेयर्ड हैं। आज की डेट में देखिए, जैसे रितेश जी, मैं बड़ा फैन हूं, आपके प्रोग्राम में आते हैं, उन्होंने क्या बताया था, रितेश जैन जी ने, हम्म, गोल्ड की खरीदी रिटेल ने चालू ही नहीं की है। इंडिया को छोड़ चालू दीजिए, नहीं। ग्लोबली हाँ, वो तो पूरे इंस्टीट्यूशन ही खरीद रहे हैं। हाँ, एंड दैट रिमाइंड्स मी नीरज जी, यहाँ पे ऑथर ने गोल्ड को जैसे बोला हुआ है कि इज द रियल करेंसी, उन्होंने इस बुक में जो कि 2016 में लिखी गई है बोला है, उस समय $1700 का चलता था गोल्ड, उन्होंने बोला था कि ये $10,000 जाएगा, उन्होंने 2016 में बोला था। 2016 में बोला कि गोल्ड का भाव $10,000 होगा। इस बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है 2016 में बोला था। हम्म, अभी देखिए उनकी बात ग्रेजुअली पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी सही होती जा रही है। अच्छा, एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज नीरज जी, एसडीआर करके एक करेंसी होती है जो कि 1969 में आईएमएफ ने इनिशिएट की थी। हम्म, एक एक इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट ट्रिफिन, हम्म, उसका ट्रिफिन डिलेमा बोला जाता है कि जो भी ग्लोबल फिएट करेंसी बनेगी उस कंट्री को मेजर डेफिसिट होगा और वो कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगी। जो हम्म, आज की डेट में यूएस के साथ हो रहा है, हो रहा यूके है। के साथ इसके पहले हुआ था, उसके हम्म, पहले स्पेन के साथ हुआ था, उसके साथ पोर्चुगल के साथ हुआ था। जिस कंट्री की करेंसी ग्लोबल करेंसी बनेगी बिकॉज ऑफ द ट्रेड डेफिसिट एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग करेंसी, दैट कंट्री विल बिकम बैंकरप्ट। हम्म, तो उन्होंने ट्रिफिन साहब ने जो बोला था कि ये करेंसी का जो इशू है, ये हर समय होगा। जो भी हम्म, कंट्री स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली बनेगी वो बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया, आईएमएफ ने एक नई करेंसी निकाली विच इज कॉल्ड द एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो हम्म, ऑथर का ये कहना है कि इन फ्यूचर जब कोई करेंसी ग्लोबल करेंसी नहीं रह जाएगी, डॉलर जब नीचे चला जाएगा, उस हम्म, समय आईएमएफ हम्म, विल इशू द एसडीआर। नाउ एसडीआर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम्म, इट इज नॉट वन कंट्रीज करेंसी। तो वहां पे ये टेंशन नहीं रहेगी कि कंट्री बैंकरप्ट हो रही है। हाँ, एंड द एसडीआर इज पेग्ड टू डॉलर एंड गोल्ड। और हम्म, अभी ग्रेजुअली वहां पे क्या हुआ, एक और बड़ी रिसेंट डेवलपमेंट है, बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट है, कि वहां पे युआन को एसडीआर में इंक्लूड कर लिया गया है। पहले युआन नहीं होता था वहां पे। ओके। जी हाँ, नॉट ओनली इंक्लूड कर लिया गया है, आईएमएफ में जो जो करेंसी वाली जो वेटेज होता है उसमें युआन की वेटेज बढ़ा भी दी गई है। तो ग्रेजुअली आप ये देखिए कि पहले यूएस चाइना वॉर तो चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, ग्लोबल जो टैरिफ वॉर और कॉर्पोरेट वॉर जो चलता है, तो हम्म, उसके चलते चाइना को दबा के रखा गया था। लेकिन जब ये रियलाइज हुआ कि चाइना हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सुपर पावर एंड चाइना की इकोनॉमी को कुछ हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ग्रेजुअली आप देखिए उनकी करेंसी को भी इंक्लूड कर लिया गया है, उनका वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। हम्म, जी हाँ। एंड दैट और इज गोल्ड बैक्ड आल्सो। दैट इज गोल्ड बैक्ड ऑल्सो, यस, एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है नीरज जिसमें, एक आप और देखिएगा, जो ग्लोबल टैक्सेशन हमने जो ट्रेजर आइलैंड बुक में डिस्कस किया था कि ग्लोबल कैसे टैक्स इवेड हो रहा है, तो इसमें एक वो ग्लोबल टैक्सेशन एंगल भी है। तो G7 G20 की मीटिंग में आप देखिएगा कि एक वर्ल्ड टैक्स आने वाला है एंड ग्लोबल टैक्स इविजन के अगेंस्ट में मेजर मुहिम चल रही है। तो इसमें ऑथर ने भी एक चीज ये बताई हुई है कि जैसे $60 ट्रिलियन का भी जो टैक्स जो है
जो बचा हुआ है ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का $60 ट्रिलियन ऑफशोर अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि $1.75 ट्रिलियन का टैक्स सरकार के हम्म, पास है नहीं वो पैसा। हम्म, तो वो अब फंदा कस रही है ऑल दीज टैक्स हेवंस पे। आप देखिएगा ग्रेजुअली वो फंदे कसते जा रही है। हम्म, क्यों कस रही है? वो भी इस नेटवर्क के अंदर आएंगे, इस आइस 9 ये फ्रीज के अंदर में आएंगे, सो दैट इनको प्रेशर डाला जाए तो ये नाम बताएंगे, टैक्स का भी बताएंगे हमें कि भैया कौन टैक्स अवॉइड कर रहा है, ये लोगों से टैक्स लेंगे और वो पूरे के पूरे नेट में जो अपना डिजिटल करेंसी वाला जो नेट होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और हम्म, जब वहां पे इन्वॉल्व होते हैं तो आपको उनसे टैक्स लेना और ऐसे जब भी शॉक होता है इस टाइम पे उनको दबाना और उनसे पैसे लेना और इन्हें उनको कंट्रोल करना बिकम्स मच ईजियर। वाह, जी हाँ। ये अब ये चैप्टर 4 जो है, फोर शॉक 1998, जी ये क्या है? नीरज जी, इसमें जैसे ऑथर जो है अपने इनके बारे में हम बात नहीं कर पाए थे, तो ये LT CM करके एक हेज फंड होता था बहुत पहले, वो हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था आई थिंक हम्म, 1998 में, वहां काम कर चुके थे। तो उस हम्म, समय की उन्होंने कहानी बताई है कि इट वाज नॉट जस्ट LT CM जो तो हेज फंड था, उसने बहुत ओवर लेवरेज के चक्कर में वो कंपनी जो थी, उन्होंने ओवर लेवरेज के चक्कर में ये मोटा मोटी ब्लो अप कर गई थी, फिर बेल आउट हुआ था वो। हम्म, उस टाइम पे बहुत 3-4 बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। तो एक तो LTCM क्राइसिस हुई थी, उसके हम्म, बाद में आपको याद होगा एक ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी क्राइसिस हुई थी जो थाईलैंड से चालू हुई थी, फिर थाईलैंड, कोरिया में पहुंची थी, इंडोनेशिया, हर जगह पे हम्म, हुई थी। इन हम्म, सब जगह के चलते क्या हुआ था कि करेंसी वॉर जैसा एक सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गया था, सब करेंसी गिरने लगी थी और IMF ने उनको अल्टीमेटली बेल आउट किया था। नए रूल्स, नए रेगुलेशन पूरे के पूरे इंप्लीमेंट हुई थी उस समय, और उस समय ईज़ी मनी पॉलिसी क्रिएट हो गई थी। तो ऑथर हम्म, ने एक और चीज़ बोली है इसमें, बड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स में इन्होंने बोला हुआ है कि जो हम्म, 2000 1998, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008 में जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और इस टाइप की मार्केट क्रैश और क्राइसिस हुई है, हम्म, कंटिन्यूअसली आप देखिएगा लो इंटरेस्ट रेजिम फॉलो की गई है। तो हम्म, भी ये एलन ग्रीन स्पैन जो कि फेड के चेयर थे, उनके अगेंस्ट में तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड यूज किए इसमें, इस बुक में उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो आज की डेट में क्राइसिस हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है और जो फियास्को हो रहे हैं और हम्म, डेरिवेटिव और ये इजी मनी, तो वो इजी मनी एलन ग्रीन स्पैन ने फॉलो करके पूरे, उनका बोलना है मोटा मोटी, पूरे दुनिया को बर्बाद कर दिया है। और आप देखिएगा कंटिन्यूअसली इजी मनी हम्म, पॉलिसी फॉलो हुई है फ्रॉम दैट टाइम, हम्म, 98, 99, 2000, 2008, एंड क्राइसिस कंटिन्यूअसली होते गए हैं। और वो क्राइसिस जब जब होते गए हैं, आप इजी मनी पॉलिसी फॉलो करते गए हो, और जैसे जैसे इजी मनी पॉलिसी फॉलो करते गए हो वो ब्लोट करता गया सिस्टम, क्योंकि इजीली पैसे मिल रहे हैं आपको, हम्म, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग डेरिवेटिव खेल रहे हैं, FNO खेल रहे हैं, ना, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है बिकॉज लिक्विडिटी है। आपने भी अपने प्रोग्राम में कई बार बोला हुआ है कि लिक्विडिटी के चलते बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। और जो ग्लोबल बबल फॉर्मेशन जो होता जा रहा है वो चल भाई, रहा है, तो वो उस बुक में लिक्विडिटी कहा का गया है। ही परिणाम था कि 2006 से लेकर के 2007 तक, 8 तक जी इतना लोन बांटा गया था यूएस में कि जो आदमी लोन वर्दी नहीं उसको भी दिया गया, हाँ, यस एब्सोल्युटली। और जिसने लोन दिया उसने उसको सिक्योरिटाइज करके किसी और को चिपका दिया। तो एक बिल्कुल। बहुत बढ़िया सी चेन बन गई थी कि उसमें खाली जी, जिसने जी, लोन लिया है वो जी। डिफॉल्ट करेगा तो पूरी चेन पीछे गिरी, साइकिल स्टैंड वाला मामला हो जाएगा पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें उसमें इसमें नीरज जी वही जो फोरशॉक छोटा-सा चैप्टर है, फोरशॉक 2008, इसमें बेसिकली बियर स्टर्न जो कंपनी थी जो कि बैंकरप्ट हुई थी, उसके बारे में ही बताया गया है कि कैसे लिक्विडिटी के चलते इन्होंने ओवर लेवरेज किया और हम्म, उसके बाद में ये कंपनी बैंकरप्ट हुई। जबकि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन ब्लो अप होने के पहले कंपनी के CEO बोलते रहे, हम तो बहुत बढ़िया फाइनेंशियल स्टेटस हमारा बड़ा सॉलिड है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, लिक्विडिटी बहुत है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है धंधा। और बिकॉज़ आपने जो बोला एग्ज़ैक्टली वही चेन रिएक्शन के कारण ये कंपनी हम्म, ब्लो अप हुई थी, एंड देन द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर अपना जो अर्थक्वेक 2018, इसमें हम्म, जो मैंने जस्ट मेंशन किया था कि एलन ग्रीनस्पैन, बेन बर्नांके और जेनेट येलन, इनकी बिल्कुल लो रेट जो पॉलिसी रही है उसके खिलाफ ही ऑथर ने इस बुक में यहाँ पे मेंशन किया हुआ इन 2 चैप्टर्स में कि हम्म, ऑथर ने तो ये भी बोल दिया कि ये बड़े-बड़े पोज़ीशन में रहे हैं, लेकिन इन्हें एक होता है कि एक डेट वाला प्रॉब्लम होता है और एक
नॉन डेट क्राइसिस। तो बोले कि इनको तो वो चीज समझ में नहीं आई कि इनके लो रेट एंड हाई डेट सिनारियो ने क्या क्रिएट किया। वो बोलते हैं कि इन लोगों को समझ में नहीं आया, इन्होंने एक छोटी सी क्राइसिस को बहुत बड़ा कर दिया। और आज की डेट में वर्ल्ड जहां पे खड़ा हुआ है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जहां खड़ा हुआ है ब्लोटेड, और हमें पता, और अभी आपने देखा होगा यूएस से फिर से मैसेज आया था कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है 40-45 बिलियन डॉलर पर मंथ की फिर से चालू करेंगे। तो आप ये सोचिए कि वो लो करता जा रहा है, एंड इट इज एग्जैक्टली मूविंग इन द डायरेक्शन जहां पे अपने जेम्स रायकार्ड साहब ने बोला हुआ है कि एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आएगा जहां पे फ्रीज लगेगी, और जहां पे एसडीआर जो है, एसडीआर विल टेक ओवर द वर्ल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके। जी हाँ। तो अपने इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो अपना इसमें बॉनफायर ऑफ एलिट्स, इसमें छोटा सा चैप्टर है नीरज जी, लेकिन इसमें जनरली ये बताया गया है कि जो बिकॉज ऑफ ऑल दी लिक्विडिटी इन दी मार्केट, इसमें जस्ट दो डेटा है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। जैसे डेट जीडीपी रेशियो जो है 2000 से 2013 के बीच में ग्लोबली 163% से 212% हो गया है ग्लोबल डेट जीडीपी रेशियो। अच्छा, यस। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां तो बिल्कुल माशाल्लाह है वहां पे नीरज जी, 310% से वो 385% हो चुके हैं डेट जीडीपी रेशियो डेवलप्ड इकोनॉमी की। तो पूरा का पूरा जो फटेगा बबल, तो वो बड़े इकोनॉमी से ही फट के नीचे पे आएगा, छोटे में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बड़े में है। प्रॉब्लम बड़े में, करेक्ट। बड़े में है, और वहां से ही आएगा। चाइना का 200% है, 2014 में था, बुक तो 2016 की है, तो 2014 का चाइना का 200% है। लेकिन आई थिंक अभी उन्होंने शायद, चाइना वालों ने शायद, जहां तक मुझे आइडिया है, थोड़ा सा कम कर लिया है अभी वो। थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया, लेकिन आप यूएस में देखिए 120 से 130% है। जी, जापान में करीब 250-250% है। इवन जी, अपने इंडिया में भी 90% के आसपास है। 90% के आसपास, हम तो बहुत सेफ है हम लोग तो फिर भी दैट वेज। यस। जी हाँ। बट ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना, तो डेट टू जीडीपी एक्चुअली बहुत एक्सीड कर चुका है, बहुत ज्यादा। यस, क्योंकि यस, बहुत करेंसी ज्यादा। आप इतनी छापते जा रहे हैं, इतनी छापते जा रहे हैं। देखो, मेरे को लगता है पूरी दुनिया में ना रजा, जहां पे भी फ्रीबीज होती है, जी हाँ, बिल्कुल, वो एब्सोल्युटली ये राइट। दिखाता है कि फ्रीबीज का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी इनएफिशिएंट है। यस, जब आप आदमी को हाथ में काम नहीं दे पा रहे हो, उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तो आप फ्रीबीज दे रहे हो, मतलब आप अपनी यस, इनएफिशिएंसी को कंपनसेट कर रहे हो फ्रीबीज से, जिससे कि वो आदमी खाए पिए जिंदा रहे। यूएस तक में ये हो रहा है, वहां भी $1000 दिए जा रहे हैं सबको, कि जो ट्रेड से वसूली होगी टैरिफ से, वो हम बांटेंगे किसानों में। तो ये छोटे बड़े सब पूरी दुनिया में चल रहा है। उसका कारण ये कि होल वर्ल्ड इज इनएफिशिएंटली वर्किंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। डेटा प्रूव कर रहा है। यस, ये डेटा जी। प्रूव कर रहा है। दूसरी चीज क्या है नीरज जी इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाय प्रमोटिंग इनएफिशिएंसी एंड बाय हेल्पिंग इनएफिशिएंसी, आप एक बड़ा बबल क्रिएट कर रहे हैं जो बढ़ता जा रहा है। और तभी लोग, जितने भी इन्फॉर्म्ड ऑडियंस आप देखिएगा, जितने भी इन्फॉर्म्ड एक्सपर्ट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अनसस्टेनेबल हो गया, प्रॉब्लम होते जा रही है। यूएस का जीडीपी और जो डेट और जो इंटरेस्ट रेट का जो चल रहा है, ट्रेजरी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में सीन देखिए आप, सीन ठीक नहीं है। इंटरेस्ट रेट काट रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई यील्ड नीचे नहीं जा रही है, यील्ड ऊपर ही जा रही है वहां पे। तो ये करेक्ट। चलता जा रहा है वहां पे, एग्जैक्टली। अब अपना जो लास्ट चैप्टर है नीरज जी, इसमें बिहोल्ड अ ब्लैक हॉर्स, तो इसमें ऑथर ने मोटा मोटी बेसिकली ये बोला है कि इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, उसमें करेंसी है, एक्सचेंज है, डेरिवेटिव्स हैं, शेयर्स हैं, ये पूरा कमोडिटीज हैं, वो सब चल रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एक जगह आग लगेगी तो दूसरी जगह पहुंचेगी, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब होगा, लेकिन प्रिडिक्शन उनका ये है कि होगा जरूर। और जब होगा, देन जो हमने पहले बात की थी आइस नाइन वाली सिचुएशन, वो सिचुएशन आएगी। तो इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल इन्होंने, ऑथर ने दिया था कि कैसे लोग सोचते हैं और उन्हें पता नहीं था। जैसे ब्रेक्सिट हुआ था नीरज जी, ब्रेक्सिट के टाइम पे वहां पे पंटर्स ने, जितने भी वहां बेटिंग होती थी, उसमें पूरे ने बेट लगाया कि भाई ब्रेक्सिट से इंग्लैंड बाहर नहीं निकलेगा, लंदन जो यूके है जो बाहर से, यानी लोग नो फॉर ब्रेक्सिट बोलेंगे, यस फॉर ब्रेक्सिट नहीं बोलेंगे भाई, ये एग्जिट यू से निकलने के लिए एग्जिट नहीं बोलेंगे वो लोग ब्रिटेन को। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो लोगों ने बोला कि हाँ निकलो बाहर, बाहर निकल गए यूरोपियन यूनियन से। उसके बाद में प्रॉब्लम हो रही है, यूएस की यूके की इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। उन्होंने बोला कि लंदन का जो ऑडियंस था, दैट वाज नो फॉर ब्रेक्सिट। तो आप उस जगह की ऑडियंस से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि यार लंदन वाले पूरे बोल रहे हैं कि नो फॉर ब्रेक्सिट तो नहीं होगा, लेकिन पूरे यूके वाले यस बोल रहे थे। सो आप ये देखिए कि आपको सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, आपको पता नहीं होता है। आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे पता है, मैं एक्सपर्ट हूं।
नीरज जी वापस गोइंग बैक टू जॉन केनेथ गैल्बर्ट साहब की बुक, हम बार-बार उसे कोट करते हैं, द पीपल दोज़ हू थिंक दे नो, दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। यस। जो सोच रहा है मुझे पता है, उसको ये नहीं पता कि उसको कुछ नहीं पता है। नहीं पता। देखो, इसका एक बहुत सिंपल समझो कि जो डेट क्रिएट होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि डेट एक ऐसी चीज है जिसको आप कल नहीं कर सकते, उसको आप इवेपोरेट नहीं कर सकते। जी, वो जगह बदल देगा, इधर से उधर जाएगा, घूमता रहेगा, उसको खत्म नहीं कर सकते। नहीं कर जैसे सकते। अपने यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं 4 क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, तो हाँ, एक का लिया तो यस, दूसरे कर्जा उतारने के लिए दूसरा यूज किया, बट वो खत्म नहीं हो रहा है, वो खत्म नहीं घूम रहा होता, है। खत्म नहीं होता। वो जी, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको मारेगा। इसलिए डेट, और डेट मतलब क्या है, यू क्रिएट सो मच ऑफ करेंसी, जी, करस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन आपने करेंसी इतनी क्रिएट कर दी क्योंकि आप इनएफिशिएंट इकोनॉमी चला रहे हैं एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। यस। नीरज जी और एक किसी समझ में नहीं इसका आ रहा किसी को कैसे सॉल्व किया जाए इसको। जेम्स रायकार्ड साहब की एक और बुक है जो कि मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुई है, करेंसी हम्म, वॉर्स नाम है। उस बुक हम्म, में जब हम जाएंगे तो हम्म, उसमें डिस्कशन होगा, बहुत ही शानदार बुक है करेंसी वॉर के बारे में, कंप्लीट जियोपॉलिटिकल फाइनेंशियल मार्केट एंड करेंसी के बारे में उन्होंने बताया है, कंप्लीट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल। और हम्म, इसमें जब ये सब बात हो रही है तो ऑथर ने बहुत ही अच्छे शानदार ऑथर है, तो उन्होंने ये तो लिखा है साथ में बहुत इंटरेस्टिंग, लास्ट में 1-2 मिनट और लूंगा। हम्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। तो ये क्या हुआ कि ग्लोबल एक्सपर्ट है फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, यानी जो रिस्क इन सब पे, तो इनको अलग अलग जगह बुलाया जाता है। तो एक बार ये इटली में गए थे, वहां पे पलाजो कोलोना करके एक जगह है, पलाजो का मतलब पैलेस होता है वहां पे इटली में, तो वहां पे हम्म, कोलोना नाम की जो फैमिली है उसका था। अच्छा, कोलोना फैमिली जो है 950 सालों से वहां पे इटली में रह रही है, वेल्दी फैमिली है, और 950 साल तक उन्होंने अपना वेल्थ को मेंटेन किया हुआ है। तो ये वहां पे ओके, कुछ डिस्कशन, मीटिंग, लंच, डिनर के लिए गए थे। तो ऑथर वहां पे गए और देखा कि भाई शानदार भव्य पैलेस, और हम्म, पैसे से लग रहा था हाँ भाई पैसे वाले हैं। अच्छा, उस कोलोना फैमिली से एक पोप भी बन चुके हैं, उनके यूएस के एम्बेसडर भी बन चुके हैं इटली के, तो बड़ी रिनाउंड फैमिली, मोटी फैमिली है। वहां हम्म, घर में गए डिनर पे, तो डिनर में बैठे हुए थे, तो एक मोहतरमा इनके बगल में बैठी हुई थी, तो उन्होंने बात करते करते बोला कि भाई देखिए बड़ा मुश्किल होता होगा 950 साल तक अगर इन्होंने फैमिली अपना मेंटेन किया है, वेल्थ मेंटेन किया है, तो हम्म, मुश्किल तो होता होगा। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, तो फैमिली की लेडी थी, उनसे पूछा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू ये वेल्थ को कैसे मैनेज किया जा सकता है। हम्म, तो लेडी थोड़ा मुस्कुराई, हंसी, उसके बाद बोली कि 1/3 एंड 1/3 एंड 1/3। ओके, तो बोले ये हिल गए, बोले कि 1/3 एंड 1/3 एंड 1/3, बोले 1/3 का मतलब क्या हुआ? हम्म, बोले कि 1/3 गोल्ड में पैसा, हम्म, 1/3 प्रोडक्टिव लैंड एसेट में, दैट मीन्स रियल एस्टेट प्रोडक्टिव में, एंड हम्म, 1/3 आर्ट में। बोला दिस इज हाउ यू प्रिजर्व द जनरेशनल वेल्थ। वाओ। जी हाँ, वो यार घूम सोचिए फिर ये के गोल्ड ही आ जा रहा है कहानी में। रियल मनी। गोल्ड, एंड आप जो अपने प्रोग्राम में हार्ड एसेट बोलते हैं नीरज जी, यस। लैंड एंड आर्ट, क्योंकि ये इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें 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 फाइनल 1 मिनट और लूंगा। इसमें ऑथर ने सजेशन दिया है कि जब ग्लोबल फ्रीज लगेगा, आइस 9 लगेगा, हम्म, फ्रीज लग जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके जितने पैसे थे वो तो बेल इन में चले गए, या हम्म, तो सरकार ने रख लिया अपने पास में, आपके पास है ही नहीं, करोड़पति हैं वो, तो वही वाली हालत हो गई ना कि 4-5 मेरे पास में बिल्डिंग है, लेकिन रेंट नहीं आ रहा यार, मैं बेच भी नहीं सकता हूँ, फंसा हुआ हूँ, पैसे ही नहीं है, यानी है आप करोड़पति लेकिन अमीर पैसे है। नहीं। जी, तो उसमें ऑथर ने एक सॉल्यूशन दिया है इस बुक के एंड में हम्म, कि आपको क्या करना है, हाउ शुड यू मेंटेन योर दिस थिंग। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ बुक से। उसमें हम्म, उन्होंने बोला है कि 10% जो है फिजिकल गोल्ड में होना चाहिए, फिजिकल गोल्ड। ओके। 30% कैश, बीस कैश, हार्ड परसेंट कैश। कैश, हार्ड कैश, 30% रियल एस्टेट। हम्म, तो 30, 40, 50, 60, 60% आप समझ गए, गोल्ड, कैश और रियल एस्टेट में, 5% आर्ट में, हम्म, 10% वीसी फंड में कि चलो रिस्क लेके खेलते हैं, पैसे ऐसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, 5% वेज हेज फंड में, हम्म। 10% बॉन्ड्स में, और ओनली 10% इन द स्टॉक मार्केट। क्या बात है, ओनली हाँ, 10%। यस, ये ऑथर ने लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑथर ने लिखा हुआ अपनी बुक में। बोले कि जब ये क्राइसिस, क्योंकि वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जहां पे कि ये आपका जो पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द फियास्को इन द फ्यूचर। वाओ, क्या जबरदस्त बात। ये तो बात सही है रजा कि रियल मनी इज गोल्ड, हार्ड एसेट, लैंड वो रियल है। जी जमीन हाँ, कुछ नहीं करती, वो ऐसे ही पड़ी रहती है, बैरन लैंड पड़ी, उसमें झाड़ उगाएंगे, जानवर उसमें चल रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत बढ़ रही है, वो तो कुछ नहीं कर रही है, अनप्रोडक्टिव जी फिर हाँ, भी कीमत बढ़ रही है क्योंकि आपकी बिल्कुल, करेंसी वीक हो रही है।
जी हाँ, गोल्ड बिल्कुल। 100 ग्राम का 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन वो महंगा होता जाएगा क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो रही है। करेंसी वीक हो आज रही हम है। लोग हर शो में कहते हैं कि रियल मनी इज गोल्ड, यस। हार्ड एसेट। जेपी मॉर्गन और साहब ने जो कहा है गोल्ड इज द ओनली करेंसी, और बोला है सिर्फ दैट इज द ओनली रियल मनी करेंसी। वही वही चल रही है। और देखो तो कह रहे हैं कि मतलब 30 वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, मतलब गजब फार्मूले से उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। सो इसको आज के तारीख में अगर कोरिलेट करें तो जिस तरीके से डेट बबल बन रहा है, जिस तरीके से नोट छापी जा रही हैं, और जिस तरह से डिवाइड है पूरी दुनिया में वेल्थ का। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, इक्वालिटी रिपोर्ट जो आई थी, कि इसमें कुछ लोगों के पास ही पैसा सिमटता है ना, रिच गेट्स रिचर। बिल्कुल वही हो रहा वो है। एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो रही है। तो अब उसमें कैसे अपने आप को आप प्रोटेक्ट करें, आइस 9 से बचें, ये एक चैलेंज है। बट इस बुक्स में बहुत सारी लर्निंग है। मुझे लगता है इस बुक को लोगों को बहुत ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि ये किताबें हैं जो बहुत सालों के एक्सपीरियंस को और घटनाओं को आपके सामने रखती है, जिससे कि आप फ्यूचर में वो गलती मिस्टेक न करें। लेकिन फिर वही बात बिल्कुल। आती है कि गलतियां होती रहेंगी, बबल होते रहेंगे, और आप उससे जूझते रहेंगे। जी तो हाँ। लर्निंग है बहुत सारी इसमें। पोर्टफोलियो कैसे, जनरेशनल वेल्थ कैसे प्रोटेक्ट करें, ये इसमें बेसिकली समझाया गया। तो बहुत मजेदार किताब थी, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आई होगी, सीखेंगे इससे। और अगली बार क्या फिर वो हम लोग मनी वाली डिस्कस करेंगे जो आप करो, करेंसी वॉर। हाँ, करेंसी तो वॉर डिस्कस करेंगे नीरज जी, बिल्कुल करेंगे। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही शानदार। मुझे लगता था मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है हम्म, जियोपॉलिटिकल फाइनेंशियल मार्केट करेंसी का, बुक पढ़ के लगा कि मुझे जीरो नॉलेज है, कुछ पता ही नहीं मुझे। जितने बार हम लोग पढ़ते हैं ना, उतनी बार लगता है हमको कुछ नहीं पता एक्चुअली। दुनिया अलग पैमाने पे चल रही है। वो कुछ एलीट लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग खाली देखते रहते हैं उनको कि क्या हो रहा है इसमें। जी तो हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मजेदार किताब थी, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। टीएनएस लाइब्रेरी में आप ऐसे ही जुड़े रहिए शानदार किताबों के जरिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी मजेदार किताबें जो आपको लर्निंग देंगी, लाइफ लेसन, वो सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले फोर्टनाइट में फिर एक नई किताब के साथ आपके सामने पेश होंगे।